Hello friends, welcome to Agrikoshala. As you know, this is a small initiative dedicated to social science group where we are going to make economics as simple as possible, and so it will be helpful for your JRF, SRF, BHU, AFO, UGC, etc. So please like, comment and subscribe my channel. And myself Dinesh, I have done my post graduation from Banaras Hindu University as a JRF candidate in agricultural economics, and also I have cleared UGC NET too. So दोस्तों, today we are going to cover theory of cost. So first of all, with respect to exam, what you can expect type of question. Type of question is depend on like this shape of the curve, some little bit of characteristic, then intersect point. Okay. So दोस्तों, so let's cover it all. And in starting, we are dealing in the cost of production. Cost of production includes means total cost, whatever you are purchasing, input cost. ठीक है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आपने अपडेट की उनकी कॉस्ट हो गई, रेंट के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो मैनेजरियल कॉस्ट होगी आपके लिए, वो सबको अगर कॉस्ट कंबाइन कर दीजिए तो आपकी बनती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंस मेड बाय द प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर सर्विसेज. ओके, तो उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फंक्शनल रूप में दिखाना पड़ता है, तो कॉस्ट फंक्शन आया. कॉस्ट फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप. तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप किस के बीच में दिखाएगा? जो कॉस्ट है एंड आउटपुट है. जो आउटपुट है तो आउटपुट के में क्या क्या आएगा दोस्तों? अगर कॉस्ट में मान चलिए सी है तो फंक्शन ऑफ तो किस का फंक्शन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ इनपुट, कितना हम इनपुट लगा रहे हैं उस हिसाब से हमारा कॉस्ट भी बढ़ेगा. देन होगा प्राइस ऑफ इनपुट, अंडरस्टैंड. फिर होगा टेक्नोलॉजी. फिर हम कह सकते हैं वेजेस जो हम पे कर रहे हैं, रेंट दे रहे हैं किसी को. तो all include in your cost of production and in cost function. So depend on the time element, the cost function in two types, short run and long run. What do you mean by short run and what do you mean long run? So short run है तो something is fixed and something is variable, but in long run everything is variable. even बोल के चले तो long run में तो भाई बंदा है, मतलब मनुष्य है, मतलब एक ह्यूमन ही नहीं बचता है, वो भी वेरिएबल हो जाता है, क्या पता कल हो ना हो टाइप समथिंग. तो लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल, शॉर्ट रन में समथिंग इज फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल्स. ओके, तो उसके बाद आता है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट. कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉस्ट. तो प्राइवेट कॉस्ट में क्या आएगा दोस्तों? यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट करेंगे भी क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता. प्राइवेट कॉस्ट में क्या आता है दोस्तों? जो हम फैक्टर परचेज कर रहे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज कर रहे हैं उनकी कॉस्ट प्लस इम्प्लीसिट कॉस्ट. तो इम्प्लीसिट कॉस्ट क्या होगी दोस्तों? ये मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद आता है भी सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट में क्या होगा? प्राइवेट कॉस्ट. अगर आप प्राइवेट कॉस्ट में ही आप एक्सटर्नल कॉस्ट ऐड कर दीजिए और तो वो बन जाता है आपका सोशल कॉस्ट. ठीक है दोस्तों, तो सोशल कॉस्ट क्या होगा? सम ऑफ द प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट. अब एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगा दोस्तों? एक्सटर्नल कॉस्ट होगा जैसे आई हैव एन फर्टिलाइजर इन हिस्ट्री. ओके, आई एम रिलीजिंग गैसेस इन एटमॉस्फेयर, मे बी सम हार्मफुल, सो सम पीपल्स गेट अफेक्टेड ड्यू दैट. तो इनकी जो कॉस्ट होगी ना, जो उनकी इलाज वगैरह कॉस्ट, वो लाइक एक्सटर्नल कॉस्ट, बट मैं उसको अपने अकाउंट में नहीं लेता कभी भी. ठीक है ना. तो सोशल कॉस्ट में देखा जाता है एनवायरमेंट रिगार्डिंग देखा जाता है आपको बेसिकली. ठीक है, तो उसके बाद है नॉमिनल कॉस्ट. नॉमिनल कॉस्ट क्या है दोस्तों? किसी भी चीज़ की कॉस्ट एट करंट मार्केट प्राइस. मतलब अगर मैं अभी सीड लेने जा रहा हूँ, सीड मेरे को 150 रुपीज़ पर 50 ग्राम मिल रहा है या 100 ग्राम जैसे मिल रहा है, तो आज वो करंट मार्केट प्राइस पे है. लेकिन अब अगर उसकी रियल कॉस्ट निकाली जाए तो रियल कॉस्ट होगा दोस्तों उनकी नॉमिनल कॉस्ट को आप जनरल प्राइस लेवल के ऊपर, मतलब जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी हो रखा है विद रिस्पेक्ट टू एनी ईयर या फिर उसी ईयर के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर दीजिए, वो आपको आ जाएगा रियल कॉस्ट. ओके, उसके बाद है दोस्तों डिफ्लेटेड कॉस्ट. डिफ्लेटेड कॉस्ट वही होता है दोस्तों एडजस्टेड कॉस्ट. पर किस हिसाब से एडजस्ट करेंगे? एडजस्ट टू द लेवल ऑफ डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन. ठीक है, वो आपके डिफ्लेटेड कॉस्ट आ गया. तो यहाँ पे सबसे मेन कॉस्ट है यहाँ पे जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट भी होते हैं दोस्तों. ठीक है, तो ये क्या होता है? इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट प्रेफर्ड अल्टरनेटिव. इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट प्रेफर्ड अल्टरनेटिव. सो क्या है दोस्तों ये? तो क्या है दोस्तों? ये अल्टरनेटिव जो कॉस्ट है, लाइक आई हैव 5 acre लैंड. ओके, if I will rent it, I get 10,000 per acre. So for 5 acre, I am getting 50,000. But if I am farming by myself, if I am going to produce wheat or rice on it, ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 50,000 के अबोव
मान के चलिए 50,000 के अबव मैं इससे प्रॉफिट ना ले पाए अपनी फार्मिंग से, तो मेरे को कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 50,000 तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, क्योंकि अगर मैं इसको रेंट देता तो मेरे को ये 50,000 मिलना था, लेकिन अब नहीं मिल पाया तो मेरे को लॉस हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा मिल जाए तो मेरे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट प्रेफर्ड अल्टरनेटिव की जो कॉस्ट होती है वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट मीन्स पहले तो क्या होता है, सीधी सी बात है, एक्सप्लिसिट क्या होता है दोस्तों, पेड आउट कॉस्ट, कैश कॉस्ट, जो भी आप पे कर रहे हो, कैश कर रहे हो, जो आपकी जेब से जा रहा है निकल के, वही आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ये इसमें आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, लेबर के ऊपर जो खर्च होता है या आपकी मशीनरी के ऊपर जो खर्च होता है वो सब आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आता है, लाइक कॉस्ट ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, रेंटेड लेबर। ओके, उसके बाद आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, कि ये दीज आर दोज कॉस्ट विच फार्मर और एंटरप्रेन्योर नीड टू नॉट टू पे। मीन्स नीड नॉट टू पे के कैसे, जैसे आई एम द फार्मर, इफ आई एम वर्किंग ऑन माई फील्ड, आई एम नॉट getting paid, right? If my family people came to help me on the field, they are also not getting paid, so that is the implicit cost, ठीक है। implicit cost is the cost of the self employed resources, understand? उसके बाद है इकोनॉमिक कॉस्ट। आप दोनों कंबाइन करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को, इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तब आता है आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट के बाद आते हैं आपको दोस्तों इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या होता है दोस्तों जी, टोटल रिवेन्यू में से आपको इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस कर देने पड़ते हैं, यानी कि आपको टोटल रिवेन्यू से इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट दोनों को आप डिडक्ट कर दीजिए तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा। और जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है दोस्तों, वो होता है कि अब टोटल रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब पेड आउट कॉस्ट। तो आपको क्या लगता है, विच इज द रियल प्रॉफिट and which is the abnormal profit? This is accounting profit is the real profit, because जब वो भी explicit cost है उनको पता है, हम मेजर कर सकते हैं, बाकी जो implicit cost है वो assess कर सकते हैं भाई इतना हो सकता है, ठीक है, but it is not real, ठीक है। तो accounting profit is the real profit, okay दोस्तों। then gross profit जो देखिए gross return minus explicit cost, okay। इट इज अ ग्रोस प्रॉफिट मीन्स ग्रोस जो टोटल आपका रिटर्न है, ग्रोस मतलब बेसिकली टोटल होता है, तो टोटल रिटर्न में से आप जो पेड आउट कॉस्ट है उसको डिडक्ट कर दीजिए, आपके पास ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। सो दोस्तों आप चल गए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। जो शॉर्ट रन में आपको पहले बता रहा था कि शॉर्ट रन में क्या होता है दोस्तों, सम कॉस्ट आर फिक्स, some factor are fixed, some factor are variable, so their costs are fixed cost, some have fixed cost, some have variable cost. In short run it's like you can adjust the output by means you can't adjust the output by like just increasing आपका इतना बड़ा फार्म है, आपने 10-15 एकड़ और बढ़ा दिया, इन शॉर्ट रन इज कांट पॉसिबल, राइट। सो यू कांट चेंज द साइज और द साइज ऑफ द प्लांट और साइज ऑफ द योर फार्म, ओके। सो शॉर्ट रन में ऐसा होता है, और बट वेरिएबल लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल, आप जैसे भी एडजस्ट करो, डिमांड को, सप्लाई को कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो आप लॉन्ग रन में, ठीक है। तो एवरीथिंग इज वेरिएबल देयर, सो देयर एग्जिस्ट नो फिक्स्ड कॉस्ट इन द लॉन्ग रन, बट हेयर एज सम आर फिक्स्ड as some are variable, so fixed cost and variable cost are the showing short run। so दोस्तों टोटल कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट सीधी बात है दोस्तों, यहाँ से आपको ना सीधा कर्व से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, तो मैं आपको कर्व पे कंसिडर करूंगा, बाकी आप पढ़ भी लेना चाहिए। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा भी, जो आप परचेज करने में टोटल आपने जो कॉस्ट लगा दी वो आपकी हो गया टोटल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन है तो सम आर फिक्स्ड कॉस्ट, सम आर वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट में आ गया टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसका कर्व शेप क्या होता है, कर्व शेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड ऑल शेप कर्व्स, ओके। सो the total cost curve has a inverse S shape, okay। उसके बाद है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो दोस्तों जो फिक्स्ड होगी वो तो कभी चेंज नहीं होनी, राइट। इफ यू हैड मेड अ बिल्डिंग इन योर फार्म, द फार्म बिल्डिंग, तो इट नेवर गेट बी चेंज, राइट। तो इट इज देयर ऑलवेज, ओके। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा क्या, आप जो है आपने फार्म पे 20 क्विंटल प्रोडक्ट करें, चाहे आप फार्म में 30 क्विंटल आप प्रोड्यूस करें, कितने प्रोड्यूस करें, बट आपको जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना बिल्डिंग की, वो तो उतनी की तो नहीं रहेगी। तो दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, आउटपुट इंक्रीज होने के बावजूद भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट सेम ही मिलेगी। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हैज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व, ओके, पैरेलल। तो जो ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपके पैरेलल टू एक्स एक्सिस रन करेगी, ओके। तो इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, संक कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। फिर आते हैं दोस्तों को टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पहले तो सबसे मेन पॉइंट जो है इसका कर्व होता है एस शेप। फिर इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, प्राइमरी
एंड प्राइम कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हो गए, सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, आपकी जो हार्ड लेबर हो गया, इनकी जो कॉस्ट होगी वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में होगी, और इसका कर्व शेप होगा एस शेप हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर की जो कॉस्ट होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोस्तों, आप मानते हो लेबर को आप किस में कंसिडर करते हो, वेरिएबल कॉस्ट में कंसिडर करोगे या फिक्सड कॉस्ट में कंसिडर करोगे? तो आप बोला कि नहीं भाई हम दोनों उसको कैसे कंसिडर करें। तो यहाँ पे दोस्तों एक होता है हार्ड लेबर और एक होता है परमानेंट लेबर। जो परमानेंट लेबर है वो आपको फिक्सड कॉस्ट में चले जाते हैं, जो हार्ड लेबर वो तो आप डे टू डे बेसिस करते हो ना, तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चला जाता है अकाउंट। ठीक है, याद रखना दोस्तों। उसके बाद होता है एवरेज कॉस्ट। तो किसी का एवरेज क्या होता है भाई, टोटल नंबर भी पहले उनका सम कर दो किसी चीज का, और उसके डिवाइड बाय टोटल नंबर कर दो, तो वही है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय देयर आउटपुट। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय देयर आउटपुट। अगर मैं कहूँ ठीक है एवरेज फिक्सड कॉस्ट क्या होगा, तो जो टोटल फिक्सड एवरेज फिक्सड कॉस्ट क्या होगा, जो टोटल फिक्सड कॉस्ट होगा उसकी डिवाइड बाय उसका आउटपुट। ठीक है, तो जो भी होगा जितना उसका सम होगा उसके डिवाइड बाय उनका आउटपुट या उसका जो क्वांटिटी होगी, तो आपको मिल जाएगा एवरेज। आप उसमें फिक्सड कॉस्ट आ जाए, वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, टोटल कॉस्ट आ जाए, उसको आप एडजस्ट कर लीजिए उसी हिसाब से। तो एवरेज कॉस्ट करो, एवरेज कॉस्ट। तो दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि इनकी शेप, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन दे हैव। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, तो इनमें सबसे आप मैं सीधा विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। पहली बात तो मान के चलिए एवरेज कॉस्ट पहले तो पता लग गई, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द आउटपुट, माने तो एवरेज कॉस्ट है इक्वल टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट ऑफ द गुड प्रोड्यूस। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट की जो पहली कर्व की शेप क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शेप। ठीक है, पिन पॉइंट, डेट्स ऑल, पिन पॉइंट। तो एवरेज कॉस्ट में और शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगी एंड फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या बनाएंगे, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो वो हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, सीधी सी बात है, फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज निकाल लो। उसके बाद सबसे पहली मेन चीज है इसका कर्व का शेप। कर्व का शेप क्या दोस्तों, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किस हिसाब से बना, क्योंकि ये किसी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करता, तो इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप कर्व बना। इसकी शेप है बहुत ही ज्यादा बार क्वेश्चन पूछ जा चुके हैं, एएफसी की कर्व का शेप बताइए। और ये एएफसी क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग क्यों होता है दोस्तों, ये इसका भी रीजन है। जैसे फिक्सड कॉस्ट है वो आपको पता है एक्स एक्सिस के मतलब आउटपुट जो एक्सिस है उसके क्या होती है, पैरेलल होगी। तो जैसे से आउटपुट बढ़ाओगे, ठीक है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो होती है ना, जो ऊपर वाली चीज मान के चलिए जो फिक्सड को तो वो कांस्टेंट है, लेकिन जो क्यू है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो उस हिसाब से जो आपका जो एवरेज फिक्सड कॉस्ट होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जहां एवरेज लग गया तो टोटल डिवाइड बाय उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके पहले सबसे मेन बात है यहाँ पे यू शेप कर्व होता है। ठीक है, डेट्स ऑल। उसके बाद आते हैं मार्जिन कॉस्ट पे। मार्जिन कॉस्ट कहते हैं, मार्जिन कहते हैं दोस्तों एक यूनिट इंक्रीज होने से, आप जैसे आउटपुट इंक्रीज करोगे उस हिसाब से जो आप इनपुट डालोगे उसके लिए उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो वही है, वो हो रखा है कि मार्जिन कॉस्ट होता है कि चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। तो ऐसे ही कह सकते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है, तो मार्जिन कॉस्ट है इंक्रीमेंटल कॉस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इट इज द एंड इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट एज ए रिजल्ट ड्यू टू यूनिट इंक्रीज इन द आउटपुट। जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे इनपुट भी इंक्रीज करोगे, तो वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी ऐड होगी, वो हो जाएगा मार्जिन कॉस्ट हो गया। तो मार्जिन कॉस्ट का कर्व शेप होगा यू शेप। ठीक है, उसके बाद यू शेप तो होगा दोस्तों, फिर यू शेप के ऊपर इनका फॉर्मूला क्या होता है, मार्जिन कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी। तो चेंज है तो चेंज किस में होगा दोस्तों, वेरिएबल ही होगा। जो फिक्सड होगा दैट दे कांट हैव चेंज्ड। So margin cost equal to change in the total variable cost divided by change in the quantity. Okay, फिर आते हैं हम आपको बोल रहे थे मैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जो सबसे मेन पॉइंट कभी भी आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन कॉस्ट कर्व कितने कर्व्स को कट करता है, मतलब कर्व्स को कहाँ कहाँ पे कट करता है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व को ये मिनिमम लेवल पे कट कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमम लेवल पे कट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आता है कि भाई बिफोर इंटरसेक्शन विद एबीसी और एसी। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले एवरेज कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, कांस्टेंट होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिए, बिफोर इंटरसेक्शन पॉइंट एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर डिक्रीजिंग, आफ्टर इंटरसेक्शन पॉइंट दे आर इंक्रीजिंग। यहाँ से दो क्वेश्चन होंगे दोस्तों, दो क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, शेप एंड देयर
इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। अब बोले भी एक और एक थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट है वो इस शेप में क्यों है। क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे ना, वैसे वैसे इकोनॉमिक्स ऑफ आवर इनपुट मीन्स इकोनॉमिक्स आउटपुट हो जाएगा, कि जैसे जैसे हम आपका आउटपुट इंक्रीज होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी जो कॉस्ट डाले ना वो थोड़ा थोड़ा समय में डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो इसकी इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज कॉस्ट कर्व डाउन होगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से ऑप्टिमम लेवल पे आ जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे आगे। तो आगे चलते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज वेरिएबल। लॉन्ग रन में तो इवन तो बंदे ही मतलब आप भी वेरिएबल हो जाओगे, तो ये तो फिर भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दोस्तों। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, इनको दोस्तों बोलते हैं, जो कॉस्ट होती है उनको बोलते हैं प्लानिंग कॉस्ट। ठीक है, तो लॉन्ग रन को कर्व्स आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ रिटर्न्स। आप बोलोगे लॉ ऑफ रिटर्न्स क्या होते हैं, सो दोस्तों लॉ ऑफ रिटर्न्स को मैं आपको प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और एक और बात यहाँ ध्यान रखने का, ठीक है, कि शॉर्ट रन में दोस्तों होती है, शॉर्ट रन के जो कर्व होते हैं वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के को फॉलो करते हैं। मीन्स उनकी जो शेप होती है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड होती है। तो अब आते हैं लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट मार्जिन कॉस्ट सेम रहेगा, ठीक है, पर कर्व कैसे होगा उसका चेंज हो जाएगा। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होता है एनवेलप कर्व। एनवेलप कर्व क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये पहली बात तो सबके जो शॉर्ट रन एवरेज रन कॉस्ट है उनके मिनिमम लेवल पॉइंट को टेंजेंट होगा, ये कट करेगा। ठीक है, अब उसी को लोकस का मान के आप एक लाइन बना दीजिए, वही आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बन गया। उसी तरह लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व यहाँ से इतना याद रखिए बस कि एल शेप्ड होते हैं। कहाँ होते हैं, एल शेप्ड होते हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे मार्जिन कॉस्ट कर्व और एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन में जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहीं पे जो लॉन्ग रन मार्जिन कॉस्ट कर्व है वहीं पे आपको ये भी इंटरसेक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एम्पिरिकल कॉस्ट कर्व। एम्पिरिकल कॉस्ट कर्व क्या होता है दोस्तों, अब तक जो आपने वट एवर वी हैव रेड बिफोर, दिस टाइप ऑफ कर्व्स आर जनरली इन प्रेजेंट इन द बुक, or you can say this is a conceptual one, but in reality when we apply this average cost and marginal cost etc, there is different type of curves. What type of curves? These are the empirical cost curves. So it's the real life cost curves are called empirical cost curves. So empirical cost curve में variation क्या है, dish and L shaped। ठीक है, dish shape क्या होता है दोस्तों, as you know that एवरेज कॉस्ट डिक्रीज क्यों होगा, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स ऑफ आउटपुट यानी इकोनॉमिक्स ऑफ योर आउटपुट लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे आ गया मिनिमम पे क्या हो गया, आउटपुट से क्या होगा दोस्तों, लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होते हैं उसमें एक्सट्रीम अचानक से नहीं चेंज आता। ठीक है, इसमें तो टाइम लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो फिल्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो मिनिमम जो एवरेज कॉस्ट है उस पर लंबे टाइम तक अपने सस्टेन करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हो गया ये थोड़ा फैल जाता है। और फिर उसके बाद आता है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मान के चलिए कि जो इकोनॉमी ऑफ स्केल तो खत्म हो गई, बट डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी चालू नहीं हुआ। तो इसके कारण यहाँ पे जो कर्व आ गया वो है डिश शेप कर्व। ठीक है, इसके बाद है एल शेप कर्व। एल शेप कर्व क्या होता है दोस्तों, एल शेप कर्व में क्या होता है, एक होता है यू शेप कर्व जो आप देख रहे हो शॉर्ट रन में पहुंच गए ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, राइट, शॉर्ट रन में। ठीक है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है दोस्तों, ये आ गया मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम है, और यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक क्या होता है दोस्तों कि क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसकी वजह से डिक्रीज हो गया, ऑप्टिमम लेवल पे हो गया। लेकिन इसके बाद यहाँ पे इंक्रीज हो गया, यहाँ पे कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रैपिड टेक्निकल चेंज आ रहे हैं जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं थे, इसलिए एल शेप कर्व आपके पास आ गया। ओके, अंडरस्टैंड दोस्तों। तो अभी चलते हैं आगे। अब यहाँ जो भी मैंने बोला है दोस्तों उसकी समरी आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। बस यहाँ पे आपको मैं दो चीज बता देता हूँ। जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है वो रेसिप्रोकल होता है एपीपी का, मीन्स जितना जो बढ़ेगा, अगर एपीपी बढ़ा एवीसी घटेगा, अगर एवीसी बढ़ा तो एपीपी घटेगा। एमसी कर्व रेसिप्रोकल ऑफ एमपी। तो एमपी क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे चेंज द क्वांटिटी। ठीक है, या फिर मान के चलिए एपी क्या होता है दोस्तों, एपी होता है टीपी डिवाइड बाई क्वांटिटी। ठीक है,
तो दोस्तों एबीसी कर्व इज रेसिप्रोकल इमेज ऑफ एपीपी एंड एमसी कर्व इज रेसिप्रोकल इमेज ऑफ एमपीपी। तो जहाँ पे एमसी कर्व मैक्सिमम होगा वहाँ पे एमपीपी मिनिमम होगा, या जहाँ पे एमपीपी मैक्सिमम होगा यानी मान के चलिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, तो वहाँ पे एमसी कर्व मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं भाई एल एम सी कर्व इंटरसेक्ट एल ए सी। मैं आपको बता चुका हूँ मिनिमम लेवल पे कट होगा, जहाँ पे ए सी बिल्कुल लो लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं दोस्तों रिवीजन टाइम। रिवीजन टाइम में बोलते पहले बोलते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, इज लाइक एसिम्प्टोमेटिक, मीन्स दोनों साइड टच ही नहीं हो रहा है किसी को। तो वो किस में देखा हमने, टोटल कॉस्ट में नहीं, टोटल कॉस्ट का तो इनवर्स एज शेप था, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व तो यू शेप था, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यू शेप था। तो बचा क्या दोस्तों, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो पहले का है बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स टू कर्व्स एट देयर मिनिमम पॉइंट। कहाँ पे कट करेगा, कहाँ पे कट किया, किसको कट किया भाई, ये कट किया था भाई एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को। तो दोस्तों एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का आंसर है इसका 2 का है डी। थर्ड का ए फिर हम इस कॉल्ड मैक्सिमम एफिशिएंट। एफिशिएंट कब होगी, जब वो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे काम करेगी। ठीक है, तो मिनिमम एवरेज कॉस्ट पे काम करेगी, तो यहाँ पे आ गया, तो आपका आ गया मिनिमम एवरेज कॉस्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी इज शोन बाय द फिल्म। उसमें आता है कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दोस्तों एक आपको एक दे दिया फंक्शन, उसमें आपको बोल दिया कि फाइंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय देयर प्रोडक्ट मीन्स आउटपुट। सो अब हमको यहाँ से पता करना है कि भी टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्सड कॉस्ट क्या है। तो टोटल कॉस्ट में होता है कि फिक्सड कॉस्ट, ये हो गया ये हो गया आपका फिक्सड कॉस्ट, ये वाला हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। सो हम किसको कंसीडर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करेंगे। सो अगर हम इसको कंसीडर करके इसको आउटपुट से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्यू को अगर आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्यू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और क्यू एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा, सो आपको बचेगा 60 क्यू प्लस 60 क्यू प्लस 3q स्क्वायर। तो आप q से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा दोस्तों, q से q, तो आपके पास बच गया 60 प्लस 3q। सो योर आंसर इज 6। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन MC एंड AC इज करेक्ट। भाई MC जो मैं आपको बता चुका था, अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, MC AC, तो क्या बन रहा है, व्हेन MC इज फॉलिंग यहाँ इस लेवल पे, तो क्या हो रहा है, AC is falling, no, yes, falling, but when MC is increasing, even to that time also AC is falling. Cancel it. Then AC equals to MC and MC is at lowest point. So AC equals to MC means कहाँ पे, AC equals to MC कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बोल रहा है MC इज अ लोवेस्ट पॉइंट, नो, MC इज इंक्रीजिंग। सो फर्स्ट 2 इज कैंसल्ड। थर्ड पे व्हेन MC एक्सीड AC को एक्सीड करेगी, AC से ज़्यादा बढ़ गई ये वाला पोर्शन दोस्तों, तो क्या हो गया, AC मस्ट बी राइजिंग, यस AC इज राइजिंग। सो आंसर इज थर्ड, फिफ्थ का C। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। So please like, comment and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon and stay tuned with us. Soon a video for market will started. So on market lecture will be soon be uploaded on my channel too. So friends, please stay tuned with us. Thank you very much.